बच्चों सभी का स्वागत है हमारे अगले चैप्टर में जिसका नाम है रूरल डेवलपमेंट। इससे पहले हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ा बेटा, ये चैलेंजेस वाले चैप्टर है कि हमारी इकोनॉमी के सामने क्या चैलेंजेस है। अब हमें पढ़ना है रूरल डेवलपमेंट। सबसे पहले तो हमें यह समझना है रूरल डेवलपमेंट होता क्या है, इसको हम समझ लेते हैं बेटा। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, रूरल डेवलपमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जिसका फोकस क्या होता है, एक एक्शन ऐसा जो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विलेज इकोनॉमी, यानी गांव की इकोनॉमी को हमें ठीक करना है, वही रूरल डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है बेटा, बात समझो जरा। अगर गांव का चीज आपके दिमाग में आता है, गांव का नाम आता है दिमाग में, तो गांव के सामने क्या समस्याएं दिखती हैं भाई? रोड की फैसिलिटी वहां नहीं होती, वहां स्कूल कॉलेज बैंक आसपास नहीं होते। ठीक है बेटा, गांव को इस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। किसानों को लोन की जरूरत पड़ती है, वो नहीं मिल पाते। ठीक है बेटा, तो इन्हीं सब चीजों को सुधारना रूरल डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, हम पढ़ते हैं। अब इसमें दो चीजें हमारे दिमाग में आएंगी कि भाई गांव का रूरल डेवलपमेंट करने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का, और दूसरा वो जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो उसके सामने क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या चैलेंजेस है हमारे सामने। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या लिखा हुआ है, ताकि किसान की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए एग्रीकल्चर में, यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी पैदावार को बढ़ा पाए। जनरेटिंग ऑल्टरनेटिव मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, किसानी के अलावा यानी एग्रीकल्चर के अलावा, फार्मिंग के अलावा उसके पास दूसरे तरीके भी रहे, दूसरे सोर्स भी रहे पैसा कमाने के, एक तो वो ऑब्जेक्टिव है। और तीसरा, प्रमोटिंग एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी इन रूरल एरियाज। आपको पता है कि भाई गांव में अगर किसान पढ़ा लिखा नहीं होगा, हेल्दी नहीं होगा, तो आप देख रहे हो आज की जो एग्रीकल्चर है वो साइंटिफिक एग्रीकल्चर होती जा रही है, जिसके लिए बहुत ज्यादा साइंटिफिक तरीका अपनाने से पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। तो इसके लिए किसान को क्या होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए और हेल्दी होना चाहिए। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है बेटा, अब हमारे सामने क्या इश्यूज है, यानी क्या प्रॉब्लम है जब हम रूरल डेवलपमेंट करने जाते हैं। तो पहला प्रॉब्लम है लैंड रिफॉर्म का। लैंड रिफॉर्म आपको पता ही है कि भाई फर्टिलाइजर वगैरह यूज होने की वजह से लैंड डिग्रेड हो रही है। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ने के कारण हमारे देश में लैंड पे बर्डन जो है वो बढ़ता जा रहा है। तीसरा कारण है मिडिल मैन वाला, है ना, वो जमींदार वाला सिस्टम, जिसके कारण अभी लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है उसको भी सुधारने की जरूरत है। चौथा ये आपको पता है किसी के पास ज्यादा जमीन है, किसी के पास कम जमीन है। ठीक है बेटा, तो ये सब चीजें हैं लैंड रिफॉर्म की। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि किसानों को हमें क्या करना है, एक ह्यूमन रिसोर्स बनाना है, ह्यूमन कैपिटल बनाना है, उन्हें एजुकेटेड करना है, उनको हेल्दी बनाना है। लेकिन इसमें समस्या पैदा होती है हमारे सामने। ठीक है, ये एक इशू है हमारे सामने कि वहाँ का जो किसान है, जो यहाँ का ह्यूमन बीइंग है, वो ह्यूमन कैपिटल नहीं है। एक तो हमें ये देखना है, तो उनका डेवलप करना है। ठीक है, तीसरा है मेजर्स ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन, हमें देखना है भाई तीसरा इशू क्या है, गरीबी को मिटाना। ठीक है, क्योंकि वहाँ गरीबी ज्यादा होती है गाँव के अंदर, तो एक ये इशू आता है। चौथा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है, बहुत बड़ा इशू है कि गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, आपका हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, इनको सुधारना। ठीक है, तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना। और चौथा होता है बेटा क्रेडिट फैसिलिटी। किसानों को क्रेडिट फैसिलिटी का जो इशू है, उनको किसानों को लोन आसानी से नहीं मिल पाता है, जिससे उनकी फसल अच्छी नहीं होती। ठीक है बेटा, तो ये इश्यूज है, हमारे पेपर में बोलेगा राइट एनी फोर इश्यूज इन रूरल डेवलपमेंट, तो आप लिख सकते हैं इनमें से कोई से भी चार लिख देना। ठीक है, तो चलिए दो टॉपिक हमने समझ लिए कि क्या ऑब्जेक्टिव होता है और क्या हमारे सामने की इश्यूज है, क्या की चैलेंजेस है जिनको दूर करके गांव का डेवलपमेंट किया जा सकता है। ठीक है, अब एक एक टॉपिक वाइज स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। मेन चैप्टर के टॉपिक्स ये स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे पहला है रूरल डेवलपमेंट, सॉरी, सबसे पहला है आपका रूरल क्रेडिट। ठीक है, रूरल क्रेडिट का क्या मतलब होता है बेटा? रूरल क्रेडिट का मतलब होता है किसानों को जो लोन होता है, जो क्रेडिट होता है, जो उधार होता है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, किसानों को मिलने वाला लोन। अब आपके दिमाग में आएगा किसानों को लोन क्यों चाहिए, तो चलो सबसे पहले ये पढ़ते हैं। रूरल क्रेडिट का मतलब होता है क्रेडिट फॉर फार्मिंग कम्युनिटीज ऑफ वेरियस पर्पस। फार्मिंग कम्युनिटीज मतलब किसान, इनको चाहिए होता है क्या, उधार पैसा। किस लिए चाहिए होता है? परचेज करने के लिए एग्रीकल्चर टूल, मशीन, डिगिंग वेल्स यानी कुएं खोदने के लिए, ट्यूबवेल्स, परचेजिंग सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, यानी कि जो इनपुट्स होते हैं ताकि फसल अच्छी पैदा हो सके, उसके लिए जो इनपुट चाहिए होते हैं उसको खरीदने के लिए इनको लोन की जरूरत होती है। ठीक है बेटा, अब लोन की जरूरत होती है तो उसके सोर्स क्या है इंडिया में? सबसे पहले तो लोन के दो सोर्स है, एक नॉन इंस्टीट्यूशनल और एक इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंस्टीट्यूशनल में क्या कौन कौन होता है? मनी लेंडर यानी साहूकार, ट्रेडर, कमीशन एजेंट, लैंडलॉर्ड, रिलेटिव और फ्रेंड्स। बेटा ये जो सोर्स है अच्छा नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि यहाँ पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, किसान एक डेट ट्रैप में फंस जाता है। तुम्हें पिक्चरों में याद होगा, वो अमरीश पुरी की शकल याद करो, जो जमींदार होता था, किसानों की जमीनों पे अंगूठा लगवा लेता था। क्यों करता था बेटा ऐसा? क्योंकि किसान ब्याज नहीं दे पाते थे, वो ब्याज के ही जाल में फंस जाते थे, ब्याज क्योंकि बहुत हाई होता था। ठीक है, दूसरा क्या लिखा है? इंस्टीट्यूशनल सोर्स। अब इंस्टीट्यूशनल सोर्स क्या होते हैं बेटा? जो बैंक वगैरह से मिलता है, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल डेवलपमेंट बैंक, रूरल बैंक्स। और एक होता है नाबार्ड। नाबार्ड क्या होता है बेटा? ये ग्रामीण बैंकों की रेगुलेटिंग अथॉरिटी, ये उधार भी देता है और जितने भी ग्रामीण बैंक होते हैं उनको रेगुलेट भी करता है कि यानी वो अपना काम ठीक से करे। ठीक है बेटा, अच्छा। और अगला हो गया सेल्फ हेल्प ग्रुप। अगला सोर्स क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये नया ट्रेंड है, बहुत तेजी से चल रहा है, इसके बारे में पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। नाबार्ड और सेल्फ हेल्प ग्रुप को अच्छे से पढ़ लेना। इसका मतलब क्या होता है कि भाई कुछ ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठा होते हैं, वो कुछ मंथली कंट्रीब्यूशन करते हैं,
है ना, हर मेंबर कुछ कंट्रीब्यूशन करेगा, पैसा इकट्ठा हो जाता है, जिसको जरूरत होती है वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उस पैसे को ले लेता है, बाद में उस पैसे को वो भर देता है। ठीक है, इस तरीके से मदद हो जाती है ग्रुप बनाकर काम करने में। इसको माइक्रो फाइनेंस का एग्जाम्पल है, पेपर में आएगा माइक्रो फाइनेंस, तो आप इसमें लिख देंगे ये एग्जाम्पल है किसका, माइक्रो फाइनेंस का। ठीक है बेटा, ये माइक्रो फाइनेंस है आपका। अच्छा, ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया, यानी रूरल क्रेडिट में आपको ये पता लग गया उन्हें उधार किस लिए चाहिए होता है और उसके सोर्स क्या है। दो ही सोर्स है, नॉन इंस्टीट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल। ठीक है बेटा, चलो अगला टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब होता है फसल उगाने से लेकर उसे बाजार में बेचने तक की सारी एक्टिविटीज एग्रीकल्चर मार्केटिंग में आती हैं आपके। ठीक है बेटा, देखिए पढ़ लेते हैं यहाँ से क्या लिखा हुआ है। क्या नाम मीन्स ऑल दोज एक्टिविटी विच इंक्लूड द गैदरिंग द प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्टिंग, यानी फसल पैदा हो गई अब उन्हें काट वट के इकट्ठा कर लो, प्रोसेस कर लो प्रोड्यूस को। ठीक है, यानी प्रोसेस मतलब क्या होता है, जैसे कि चावल की फसल है तो उसमें से दाना वाना अलग करो। ठीक है, फिर उन्हें ग्रेड कर लो उसकी क्वालिटी के हिसाब से, है ना, टूटे चावल अलग कर लो, साबुत वाले अलग कर लो, फिर पैकेजिंग कर लो जैसा कि प्रेफरेंस है बायर का, बायर जैसी पैकेजिंग चाहता है उसके हिसाब से उसे पैकेजिंग करके दो। और फिर लिखा है स्टोरिंग कर लो फ्यूचर सेल के लिए, यानी कि अगर बच जाता है तो उसे फ्यूचर सेल के लिए रख लो ताकि अच्छे प्राइस मिल पाए। सेलिंग द प्रोड्यूस व्हेन प्राइस इज ल्यूक्रेटिव। ठीक है, ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग में चीजें आती हैं। सॉरी, अब देखिए बेटा हमारी एग्रीकल्चर मार्केटिंग में प्रॉब्लम्स क्या है, डिफेक्ट क्या है। ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग अगर किसी देश की अच्छी होती है तो वो उस देश की एग्रीकल्चर के लिए बैकबोन मानी जाती है। ठीक है बेटा, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या डिफेक्ट्स है वो पढ़ लो बेटा, पेपर में पूछ सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन हम नहीं आते पेपर में, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, यानी वो ऐसे नहीं बोलेगा राइट द डिफेक्ट्स, वो कुछ कहानी स्टेटमेंट ऐसे घुमा के बोलेगा और फिर बोलेगा कि आप बताइए इसको, तो फिर आपको ऐसे आंसर देना होगा। ठीक है, तो क्या कमियां बेटा हमारी एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, इन एडिक्वेट वेयर हाउसेस। वेयर हाउस क्या होता है बेटा, जहां पर जैसे आपको आलू 12 महीने खाने के लिए मिलता है, क्यों मिलता है, क्योंकि वो स्टोर हो जाते हैं वेयर हाउस में जहां वो खराब ना हो। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे वेयर हाउस क्या है, कम है। सही, इन्हें वातानुकूल वेयर हाउस कहते हैं। भाई जहाँ गर्मी की जरूरत पड़ती है वो गर्मी वाले वेयर हाउस होते हैं, सर्दी वाले वेयर हाउस होते हैं, इस तरीके से वेयर हाउस वहां पे बने होते हैं। ठीक है बेटा, अगला है हमारा माल प्रैक्टिसेस इन अनरेगुलेटेड मार्केट। भाई किसान जो है अपना सामान आसपास के ही लोगों को बेच देता है, जो साहूकार वगैरह होते हैं, बनिए वगैरह होते हैं। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, उनके साथ माल प्रैक्टिसेस करते हैं, यानी कि अगर वो 100 किलो लेकर जा रहे हैं तो कम तौल के बोल रहे हैं, 90 किलो 80 किलो उतने का पैसा दे रहे हैं, टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से चीजें होती हैं अनरेगुलेटेड मार्केट में। अनरेगुलेटेड का मतलब है जहाँ पे गवर्नमेंट का नियम कानून नहीं चलता, मतलब गवर्नमेंट ने उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं बना रखे हैं, नॉर्मल लोकल लोगों को ही सामान बेच दिया जाता है। अगला है लैक ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस, किसान को जरूरत पड़ने पर पैसा उधार नहीं मिल पाता, जिससे वो अच्छी फसल पैदा नहीं कर पाता या इतनी नहीं पैदा कर पाता कि वो मार्केट में बेच सके। और उसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। चलो जी, फसल तो पैदा कर ली हमने, लेकिन अब उसको बेचने के लिए बाजार कहाँ है और बाजार दूर है, तो फिर उसके लिए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि बाजार की जानकारी, सही इन्फॉर्मेशन किसानों के पास नहीं होती। तो दीज आर द प्रॉब्लम फेसिंग बाय द इंडियन फार्मर्स। ठीक है बेटा, ये हमारे में डिफेक्ट है किसमें, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर। अब इस डिफेक्ट को देखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए। क्या स्टेप्स लिए गवर्नमेंट ने बेटा, देखो पेपर में आ जाता है। गवर्नमेंट ने रेगुलेशन ऑफ मार्केट किया है, कुछ मार्केट ऐसी बना दी है जहां पर गवर्नमेंट ही रेगुलेट करती है, वहां पे प्राइस में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। और अगर उसमें वेट वगैरह करना है, जो भी आपका क्रॉप्स है या जो हार्वेस्टिंग है वो लेकर आया हो, फसल बेचने के लिए जो लेकर आए हो, अगर उसको तौलना वगैरह है तो गवर्नमेंट स्टैंडर्ड वहां पर वेट मशीन लगी हुई है जहां पर आपका सामान तौल दिया जाएगा। तो रेगुलेटेड मार्केट गवर्नमेंट ने बना दी। दूसरा है कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी बना दी। ठीक है बेटा, ये क्या होती है एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी, बेटा आपने ये सुना होगा कि कुछ सोसाइटी ये ना क्या काम करती है, छोटे छोटे किसानों को इकट्ठा करती हैं और उनके खेतों को एक साथ मिलाकर एक साथ फार्मिंग करती हैं। इससे क्या होता है बेटा, ईल्ड जो होता है ना, यानी पैदावार जो होती है वो बढ़ जाती है, और फिर उनकी फसल को बेच भी देती है ये लोग, ये सोसाइटी वाले, और फिर इनको पैसा दे देते हैं अपना कमीशन काटने के बाद। इससे क्या होता है बेटा, उनकी जो इनकम होती है वो मैक्सिमम हो जाती है। आगे लिखा है गवर्नमेंट वेयर हाउस का भी प्रोविजन कर रही है, सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट भी दे रही है बेटा, ऐसी सुविधा कर रही है जिसमें कम रेट पर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो जाए। डिसेमिनेशन ऑफ मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, सरकार क्या काम कर रही है, ये स्टेप्स क्या लिया सरकार ने कि मार्केट से रिलेटेड सारी जानकारी किसानों तक पहुंचाई जा रही है, उन्हें एजुकेट किया जा रहा है टीवी रेडियो इन सब के माध्यम से। ठीक है, बफर स्टॉक और एमएसपी दे रही है। बफर स्टॉक क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, अगर ज्यादा पैदावार हो जाती है तो जो एक्स्ट्रा सरप्लस जो होता है सामान जो कंज्यूम नहीं होता उसको स्टॉक में रख लेती है। ठीक है, और किसी साल अगर कम पैदावार हुई तो मार्केट में कीमत ना बढ़ जाए, मार्केट में इनस्टेबिलिटी ना आ जाए, इसके लिए बफर स्टॉक को फिर से मार्केट में इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है ताकि जो स्थिति है वो स्टेबल रहे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को दिया जाता है, समझो ऐसे, जैसे सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस गेहूं का रख दिया 20 रुपए। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी किसान 20 रुपए से कम का गेहूं किसी को ना बेचे। अगर कोई 20 रुपए से कम का गेहूं बोल रहा है बेचने के लिए, तो किसानों को उन्हें गेहूं ना बेचकर गवर्नमेंट को बेच देना चाहिए, यानी 20 रुपए में गवर्नमेंट सामान लेने के लिए तैयार है किसानों का। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो लोकल लोग हैं जो साहूकार है, भाई उन्हें भी तो गेहूं चाहिए ही ना, तो वो क्या करेंगे, वो मिनिमम 20 रुपए तो ऑफर करेंगे ही, वो एमएसपी होता है, गवर्नमेंट ये काम कर रही है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना रही है ताकि किसानों का माल आसानी से लोगों तक, कस्टमर तक पहुंच जाए।
ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल बेटा, ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल क्या होता है कि मतलब कुछ ऑल्टरनेटिव भी ढूंढ रही है जिससे कि किसानों का जो पैदावार है वो बिके। जैसे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में एक चला है अपनी मंडी, ठीक है, जहाँ पे किसानों का डायरेक्ट एक्सेस है और वो अपना सामान वहां बेच देते हैं, इसे अपनी मंडी कहते हैं। और दूसरा, इंप्रूवमेंट ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब रोड बना रही है, सही है। तो सरकार क्या काम कर रही है, रोड ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा ये सब अच्छी दे रही है, ठीक है, करने का प्रयास कर रही है। तो ये थे गवर्नमेंट के मेजर्स, ठीक है बेटा। अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक है डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। अब बात आती है कि यार एग्रीकल्चर में थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। तो डाइवर्सिफिकेशन के दो एस्पेक्ट हैं, दो तरीके से डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है बदलाव यानी चेंज। तो दो एस्पेक्ट है, पहला एस्पेक्ट क्या है बेटा, पहला एस्पेक्ट है हमारा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग रादर देन मोनोक्रॉपिंग। एक फसल उगाने से ज्यादा अच्छा आप कई फसल उगाओ, यानी इससे क्या रहेगा, किसान का जो खेत रहेगा वो 12 महीने किसी न किसी फसल में बिजी रहेगा, जिससे उसकी कमाई होगी, यानी उसकी जो डिपेंडेंसी कोर जो फसलें हैं उसकी, जैसे गेहूं चावल इन पे है, इन पे डिपेंडेंसी थोड़ी कम होगी, ठीक है बेटा। और दूसरा एस्पेक्ट क्या है बेटा, दूसरा एस्पेक्ट है हमारा शिफ्ट कर लो फ्रॉम फार्मिंग टू नॉन फार्मिंग एरियाज। यानी किसानों को ये बोला गया कि भैया फार्मिंग के साथ साथ ना थोड़ा शिफ्ट करो, आप एनिमल एनिमल हस्बेंड्री करो, आप फिशरीज करो और हॉर्टिकल्चर करो। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है जानवर पाल लो, फिशरीज मछली पालन, और हॉर्टिकल्चर क्या होता है फल फूल और सब्जी का बिजनेस कर लो, ठीक है बेटा। चलिए, इससे क्या फायदा होगा, पेपर में बोलेगा अगर हम इस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन करेंगे तो क्या फायदा होगा। इससे रिड्यूस हो जाएगा रिस्क किसान का, ठीक है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे रिस्क है ना, फसल पैदा ना हो तो क्या करेगा किसान, तो कम से कम यहाँ से पैसे कमा लेगा। प्रोवाइड इकोलॉजिकल बैलेंस, बेटा देखो ज्यादा खेती के चक्कर में बहुत सारे पेड़ जंगल काटे जा रहे हैं, जिससे हमारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो रहा है। अगर किसान इस तरफ थोड़ा नॉन फार्मिंग एक्टिविटी पे जाएगा तो ऐसा होना बंद हो जाएगा, एक बैलेंस बना रहेगा। आगे लिखा है प्रोवाइड सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शन टू पीपल लिविंग इन विलेज। और जो गांव में रहने वाले लोगों को उनको एक टिकाऊ इनकम होने लगेगी, यानी एक फिक्स इनकम होने लगेगी। ऐसा नहीं है कि जैसे एग्रीकल्चर में होता है कि किसी सीजन में इनकम हुई किसी में नहीं हुई। अगर वो नॉन फार्मिंग एरिया में जाएंगे तो उनकी जो इनकम है वो फिक्स हो जाएगी, एक स्टेबल इनकम मिलेगी, ठीक है बेटा। चलो ये टॉपिक खत्म होता है हमारा। छोटे छोटे टॉपिक है बेटा, बहुत छोटा चैप्टर है, बस ध्यान से सुनना है जो मैं बता रहा हूँ। अगला टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है बेटा, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग दैट मेंटेन और एनहेंस द और रिस्टोर द इकोलॉजिकल बैलेंस। बेटा ये जमीन की जो जमीन होती है ना उसकी गुणवत्ता, यानी उसकी क्वालिटी, उसकी फर्टिलिटी को बनाए रखती है, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, ठीक है बेटा। ऑर्गेनिक फार्मिंग का कुल मोटे तौर पे ऐसे समझो कि ऐसी फार्मिंग जिसमें किसी भी प्रकार के केमिकल वाली चीज का प्रयोग ना हो, ठीक है, यानी किसी भी प्रकार का पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स जो केमिकल से बनते हैं इनका यूज ना हो, ठीक है। अच्छा, जो आज की फसलें होती है आप देखते हो उसमें यूरिया वगैरह ऐसे केमिकल फर्टिलाइजर डलते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है पुराने तरीके की जो खेती होती थी पहले, ठीक है। ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो फार्मर होता है यूज ऑर्गेनिक मैन्योर, यानी खाद का प्रयोग करता है ऑर्गेनिक मैन्योर का, ठीक है, तो केमिकल का यूज नहीं करता किसान। बायो फर्टिलाइजर या ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स का यूज करता है, ठीक है। इसके फायदे क्या है, एक तो ये एक्सपेंसिव नहीं है ज्यादा, दूसरा इनकम जनरेट होती है, तीसरा हेल्दी और टेस्टी टेस्टी फूड होता है, एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम समाप्त हो जाती है जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होती है, और एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंटल फ्रेंडली, ठीक है, यानी एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन इसके बेटा अपने कुछ नुकसान भी है, लिमिटेशन भी। पहला क्या है, जो इसका यील्ड होता है बेटा, जो पैदावार होती है वो तो आपको पता ही है कि जो आज की मॉडर्न कृषि है, मॉडर्न एग्रीकल्चर है, उससे इसकी पैदावार कम होती है, यानी लेस होती है मॉडर्न एग्रीकल्चर से। दूसरा लिखा हुआ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस हैव द शॉर्टर लाइफ। बेटा देखो इसमें केमिकल का यूज तो होता नहीं है, बाकी चीजों पे केमिकल का स्प्रे करके उनके लाइफ को बढ़ा दिया जाता है, यानी वो लंबे समय तक रहती है बिना खराब हुए। लेकिन ये जल्दी खराब हो जाती है, इनका कंज्यूम तुरंत करना होगा, ठीक है। जो स्प्रेड प्रोड्यूस है उसकी तुलना में इसकी लाइफ कम होती है। चॉइस इन प्रोडक्शन ऑफ सीजन क्रॉप्स इज क्वाइट क्वाइट लिमिटेड। अब आप सोचो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो चीजें जैसे आलू है वो 12 महीने मिल जाए तो पॉसिबल नहीं है। जो आलू का सीजन है, ऑर्गेनिक क्रॉप जो होती है, जैसे आलू का सीजन जब आता है वो तभी पैदा होंगी, क्यों, क्योंकि बेटा केमिकल का यूज होता नहीं है, तो इसलिए खराब जल्दी हो जाती है, इन्हें तुरंत कंज्यूम करना होता है, मतलब जो इसका पीरियड होता है उसी समय कंज्यूम कर लेना होता है। ये हर समय आपको नहीं मिलेगा, कुल मिला के ये है, ठीक है बेटा। चलिए, अच्छा एक इसका कंक्लूजन ये भी ड्रॉ किया गया कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है ना आपकी, ये लेबर इंटेंसिव होती है, तो इंडिया के लिए एक एडवांटेज, इसको एडवांटेज में डाल देना आप छठा पॉइंट बनाकर, ठीक है, क्योंकि इसमें लेबर की ज्यादा जरूरत पड़ती है, मशीनों का यूज होता नहीं है, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। अब एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है ऑपरेशन फ्लड। ये क्या ऑपरेशन फ्लड, बस इसको ऐसे ही सुन लेना है। ये क्या है, एक सिस्टम है, इट इज अ सिस्टम ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव, जो कि लॉन्च हुआ था 1966 में। दिस सिस्टम एम्फेसाइज दैट पूलिंग ऑफ मिल्क बाय फार्मर थ्रू द कोऑपरेटिव सोसाइटी। बेटा छोटी छोटी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई जो किसानों को उसका मेंबर बनाते थे, और किसानों ने जो गाय भैंस अपनी पाल रखी थी वो छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन करके वहां इकट्ठा करते थे। इससे एक लार्ज अमाउंट ऑफ मिल्क इकट्ठा हो जाता था, और जिसका फिर वो उसको बनाकर प्रोड्यूस करके मिल्क को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज अमूल, ठीक है बेटा। तो एक ये है, दूसरा फ्लड कहाँ आ रहा है, नॉन फार्म सेक्टर में आ रहा है, कि जहां पर किसानों को नौकरी मिल सकती है।
कैसे क्षेत्रों में? कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, रिटेल, यहाँ पर जॉब्स मिल सकती है इनको, किसानों को, ठीक है, जो गवर्नमेंट इन फार्मिंग माइनिंग वगैरह करती है। और तीसरा है लेबर इंटेंसिव प्रोसेस। लेबर इंटेंसिव प्रोसेस क्या होता है बेटा? कि ऐसे एरिया, ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ती है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि किसानों को एक तरीके से यहाँ पर प्रमोट किया जाए कि जब उनका सीजन खत्म हो जाता है तो वो यहाँ पर आकर जॉब कर सकें। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब जल्दी ही अगले चैप्टर के साथ आएंगे, तब तक आप ये सारा पढ़िए। छोटी वीडियो है, बस ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। मैं एक अगला लेक्चर लेकर आऊंगा आपका, जिसके अंदर मैं क्वेश्चंस पे डिस्कस करूंगा कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आंसर कैसे करना है। ज्यादातर बच्चे गलती कर देते हैं और वो सही लिखते हैं, फिर भी उनके नंबर नहीं आते। ठीक है, विल वर्क ऑन दैट। और मैं बताऊंगा तुम्हें कि कैसे अच्छा नंबर लाने हैं। ठीक है, चलिए, टेक केयर, बाय।